हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो इंडियन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब हम किन किन तरीकों से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जहां से हमें पैसा अरेंज करना है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड होता है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो हमारा मिडल मैन का काम करते हैं, जो एक मिडल के रूप में हमारी हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इससे जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसका हम स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, ये हमारे मिडल मैन होते हैं और इधर हमारी इंडस्ट्री एरिया होता है और इस तरफ जो लोग सेविंग्स करते हैं, ठीक है, जो आम जनता होती है वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंजप्शन कर देती है और उसका कुछ पार्ट सेविंग्स के रूप में बचाकर रखती है। अब ये हमारा इंडस्ट्री क्षेत्र है, इंडस्ट्री सेक्टर है। इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। अगर मान लो वो डायरेक्ट आके यहाँ से आम जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे तो उनको कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, एक इंटरमीडियरीज बनाए गए, जैसे बैंक है। बैंक इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को बैंकों में जमा करवा देते हैं। फिर बैंक क्या करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां से उनको क्या दे देते हैं, लोन। इस तरीके से हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। आम जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, जो इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, फिर वो किसको दे देते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर, यानी कि जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, जिन लोगों को फाइनेंस की जरूरत होती है, वहां तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। यहां से लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे लोगों को पैसे को आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं। फिर जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, वहां से लोगों को क्या मिलता है, रोजगार, लोगों को मिलता है एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी इनकम होती है, फिर उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कंजप्शन करते हैं और सेकंड पार्ट में फिर क्या करते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। तो जो सेविंग्स है उस सेविंग्स को किन किन तरीके से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे किस में आएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो सोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, हम उन्हीं में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। उनके अलावा हम कहीं मतलब दूसरा कोई सिस्टम नहीं होता हमारा पैसे लगाने का। जैसे ये होता है जो इंडस्ट्री है, अगर मान लो डायरेक्ट ही हम क्या कर देते हैं, उन लोगों को पैसा दे देते हैं जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है या जिसको फाइनेंस की जरूरत है, अगर हम डायरेक्ट ही उनको पैसा दे देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं या हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, उनमें हम डायरेक्ट पैसा लगा देते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, प्राइमरी में आ जाते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी में जैसे LIC है, म्यूचुअल फंड है, इसमें कौन से आएंगे, शेयर्स आएंगे, डिवेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में कौन से आ जाएंगे, जिनमें डायरेक्ट हम पैसा लगा सकते हैं। LIC में जैसे हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, वहां से LIC पॉलिसी लेते हैं, उसके बदले में हम उनको प्रीमियम दे देते हैं और जो हम प्रीमियम देते हैं उस पैसे को वो नेक्स्ट आगे मार्केट में लगाते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, हम अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इस तरीके से सब व्यक्तियों के द्वारा जो छोटी छोटी बचतें हैं इकट्ठी होकर वो एक बड़ी मात्रा में पूंजी का रूप ले लेती हैं और उसको हम जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आगे कुछ पार्ट उसका शेयर्स में लगा लेते हैं, कुछ पार्ट डिवेंचर में लगा लेते हैं। वो सेकेंडरी, यानी कि हम किसी न किसी मीडियम की या मिडल मैन की या मीडिएटर की हम हेल्प लेते हैं और उसके बाद पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं। और डायरेक्ट में, प्राइमरी में हम डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हैं,
कुछ नाम है उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं? जो एक कंपनी की कैपिटल होती है उस अथोराइज्ड कैपिटल को एक छोटे छोटे पार्ट में बांटना ही क्या होता है? शेयर्स। मान लो कोई कंपनी है, अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर्स की कीमत 10 रुपए हो सकती है या 100 रुपीज पर शेयर्स भी कर सकती है। मान लो एक कंपनी की कैपिटल है 50 लाख। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है या शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है। उसको कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे मान लो वो 100 रुपए का एक शेयर्स कर देती है और उसको 500 रुपए 500 के पार्ट्स में बांट देते हैं, यानी कि एक कंपनी के 100 रुपए के 500 शेयर्स हो जाएंगे। इस तरीके से शेयर्स का मतलब क्या है? कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है उन पे कंपनी क्या एक निश्चित दर से डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस मतलब उनके ऊपर एक परसेंट, फिक्स परसेंट, जैसे 10% हो गया, 12% हो गया, ये इनके नाम के आगे भी मेंशन किया जाता है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और उनको एक निश्चित दर से डिविडेंड दिया जाता है। उनको डिविडेंड लेने में भी प्रेफरेंस होती है और साथ के साथ जब कंपनी का समापन हो जाता है उस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी पूंजी पाने का अधिकार, अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार भी इनका पहला होता है। इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं और कंपनी अपने जीवन काल के दौरान इनको कभी भी वापस नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही दशा में कंपनी इक्विटी शेयर्स को वापस ले सकती है, रीपरचेज कर सकती है, जब कंपनी का समापन हो जाए। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं। उसके बाद है फिर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है हमारा फाइनेंस का, और कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को एक लंबे समय के लिए इशू कर सकती है। जैसे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, इतने लंबे समय के लिए उसको इशू कर सकती हैं। और जब डिवेंचर्स के द्वारा जब कंपनी को फाइनेंस की प्राप्ति होती है, फाइनेंस अवेलेबल होता है, उसके दो फायदे होते हैं। एक तो क्या बेनिफिट होता है कि उसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है और वो इंटरेस्ट उसकी जो टैक्सेबल इनकम निकालते हैं उससे पहले डिडक्ट होता है और वो नॉमिनल इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया जाता है। सेकेंडली क्या बेनिफिट है? अगर मान लो कंपनी के पास पर्याप्त बेनिफिट है तो वो उनको रीपरचेज भी कर सकती है। इसी प्रकार जैसे शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, डिवेंचर्स भी कई प्रकार के होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिन डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, कोई भी सिक्योरिटी रखी जाती है जिनके अगेंस्ट। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। इसी तरीके से बियरर डिवेंचर्स होते हैं। बियरर डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनके पास वो कूपन होता है, वही व्यक्ति उसका इंटरेस्ट ले सकता है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनको एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर या फिर हम इक्विटी शेयर्स में। वो उनको उस टाइम जब भी डिवेंचर्स को इशू किया जाता है उस टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक होता है रिडीमेबल, जिनकी मैच्योरिटी डेट के ऊपर हम उनको रिडीम कर सकते हैं। एक होता है इरिडीमेबल डिवेंचर्स, जिनको हम कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी रिडीम नहीं कर सकती, उनको कभी भी रिपर्चेज नहीं कर सकते। ये 5-6 टाइप के हमारे डिवेंचर्स होते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये शेयर्स और डिवेंचर्स किसी भी कंपनी के द्वारा इशू किए जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी कुछ सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। सरकार को भी पैसा चाहिए लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। सरकार को भी फाइनेंस चाहिए। सरकार के पास एक तो सोर्स होता है टैक्सेशन के रूप में, उनको बहुत सारी अमाउंट मिलती है। लेकिन जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है
वो इनकम से ज्यादा हो जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए सरकार को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम सरकार को कुछ सिक्योरिटीज हैं वो इशू करती है। पहला है ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है। शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए इनको इशू किया जाता है। मान लो सरकार को इन इमरजेंसी में बहुत कम समय के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, उस टाइम ट्रेजरी बिल को इशू कर सकती है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 91, 182 डेज और 364 डेज, इन दिनों के लिए हम इनको इशू कर सकते हैं। सिर्फ 91, 182 और 364 दिनों के लिए हम इनको इशू कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट कौन करता है? बैंक है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर है, LIC, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो सेबी में डील करते हैं, उन लोगों के द्वारा ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट की जाती है। सेकंड है कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल ये भी बहुत कम समय के लिए ही इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको इशू किया जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? लेस देन 91 डेज। 91 दिनों से कम के लिए जो इशू किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल। ये इनका जो इशू डेट है और जो इनकी रिडम्पशन डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड्स कैसी हैं उनके बेस पर डिपेंड करती है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, डेटेड मतलब आवधिक, किसी एक फिक्स पीरियड के लिए जिनको इशू किया जाता है उनको हम बोलते हैं डेटेड। इनके ऊपर क्या होता है? फिक्स डेट के लिए कंपनी के द्वारा इनको इशू किया जाता है, और इनके ऊपर हर 6 महीने में, 6 मंथ में क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। हर 6 महीने के बाद कंपनी क्या कर, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इनके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। इसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले भी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो फ्लोटिंग रेट वाली भी हो सकती हैं और फिक्स्ड रेट वाली। फिक्स्ड रेट वाली तो होती हैं जिनके ऊपर जो रेट होता है वो फिक्स होता है, और जो फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो रेट है, जैसे जैसे मार्केटिंग कंडीशन कम या ज्यादा होती है या मार्केट की जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है, उसके अनुसार ही हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनका रेट भी क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है, चेंज होता रहता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको हम सार्वभौम सवर्ण स्कीम, गोल्ड है ना तो सवर्ण बॉन्ड स्कीम भी बोलते हैं। इनको जब इशू किया जाता है उस टाइम एक जो गोल्ड के 1 ग्राम की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको इशू करते हैं। गोल्ड किसके साथ कंपैरिजन की जाती है? गोल्ड, गोल्ड के 1 ग्राम के अकॉर्डिंग। मान लो एक गोल्ड की 1 ग्राम की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इशू कर सकते हैं। और जब भविष्य में उस सिक्योरिटी को रिडीम किया जाता है या उस सिक्योरिटी को वापस सरकार के द्वारा खरीदा जाता है तो उस टाइम जो 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है वो इन्वेस्टर को वापस दी जाती है। इसका बेनिफिट होता है जब हमने ये स्कीम खरीदी होती है, मतलब बॉन्ड खरीदे होते हैं, अगर उस टाइम गोल्ड की कीमत कम है और जब हम उस सिक्योरिटी को वापस बेच रहे होते हैं उस टाइम अगर गोल्ड की कीमत ज्यादा है, तो उन जो दोनों का डिफरेंस है, इशू करने वाली डेट का और जो हम रिडीम कर रहे हैं, उन दोनों की डेट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए उसका बेनिफिट हो सकता है। स्टेट डेवलपमेंट डेट सिक्योरिटीज, ये बिल्कुल सेम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी होती है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपने राज्यों की भलाई के लिए, उनको भी फाइनेंस की जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए वो इनको इशू कर सकती है। उसपे भी हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अदर सिक्योरिटीज में। अदर सिक्योरिटीज में 4 टाइप्स की सिक्योरिटीज होती हैं। अदर सिक्योरिटीज में 4 टाइप्स की सिक्योरिटीज को हम शामिल करते हैं। इसमें पहली है कॉमर्शियल पेपर।
कॉमर्शियल पेपर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? जो हमारी कॉमर्शियल पेपर है वो भी शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए ही इशू किए जाते हैं, और जिन कंपनियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी अप्रोच होती है, पहुंच होती है, जिनकी जो नेट एसेट्स होती है वो कम से कम 5 करोड़ होती है, जिन कंपनियों की एसेट्स 5 करोड़ से कम होती है वो कंपनियां इनको इशू ही नहीं कर सकती, जिनकी एसेट्स 5 करोड़ से ज्यादा होती है वो कंपनी इनको इशू कर सकती हैं। और ये किसके गुणक में इशू किए जाते हैं? 5 लाख। 5 लाख के मल्टीप्लायर में ही हम इनको इशू कर सकते हैं, जैसे 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके से हम इनको इशू कर सकते हैं। इससे कम 5 लाख से कम के किसी भी कॉमर्शियल पेपर को हम इशू नहीं कर सकते। इनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी डेट पे कंपनियों के द्वारा फुल पेमेंट की जाती है, और जब इनको इशू किया जाता है उनकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू किया जाता है। मान लो 5 लाख की जो फेस वैल्यू है इससे कम, लेस देन, इससे कम के वैल्यू पे इनको इशू किया जाएगा, और जब इनको रिडीम किया जाएगा, जब इनको पेमेंट की जाएगी तो वो इनकी पेमेंट फेस वैल्यू के इक्वल ही की जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो हमारे कॉमर्शियल पेपर होते हैं उसी तरीके की हमारे एक सीडी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं। जब हम किसी कंपनी की को हम फाइनेंस देते हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म्स के लिए ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कॉमर्शियल पेपर में और जो हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होती है। कॉमर्शियल पेपर नेगोशिएबल नहीं होते, लेकिन जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल का मतलब तो समझते होगे ना, कि हम मार्केट में उनकी मैच्योरिटी डेट से पहले उनको सेल कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को हम बेच सकते हैं, जैसे किसी ट्रस्ट को हम बेच सकते हैं, किसी अदर पर्सन को हम बेच सकते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, मिनिमम 7 डेज होता है और मैक्सिमम 1 ईयर। और जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो भी 1 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं। यानी कि ध्यान रखना है हमें, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मान लो किसी देश में, जब हमारे देश में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन बॉन्ड इशू किए जाते हैं। और ये किसके बेस पे होते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पे ही हम इनको इशू कर सकते हैं। इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट डिसाइड किया जाता है। हमें ध्यान में रखना है इन्फ्लेशन के टाइम किए जाते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं, और इनका जो रेट होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन होता है। इक्विटी वारंट्स, जब कोई कंपनी स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करती है या मार्केट में नई नई आती है, तो उस टाइम जो हमारी आम इन्वेस्टर हैं, जनता है, वो उसके इस इक्विटी शेयर्स को इतनी आसानी से नहीं खरीदती, क्योंकि लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। वो अपने शेयर्स को बेचने का नए नए हथकंडे अपनाती है, तो उसी में क्या होता है? इक्विटी वारंट्स होता है। वारंट्स हमें पता है किसके साथ दिया जाता है? डिबेंचर्स के साथ दिया जाता है। वो डिबेंचर्स के साथ एक वारंट्स इश्यू करती हैं कि आप जब चाहो एक टाइम पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो ऐसा लालच देती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ताकि आप जब भी चाहो हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे ही हमारे शेयर्स की मार्केट में वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो डिबेंचर होल्डर हैं वो क्या करेंगे? वहां से अपने वारंट्स यानी कि वारंट्स एक तरीके का क्या होता है? अधिकार होता है, राइट होता है, उसका यूज करते हैं और अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो बढ़े हुए मार्केट रेट हैं उन पे बेच को वहां से कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं, पूंजीगत लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कल को हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू डाउन आ जाती है, तो ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं अपने राइट का यूज नहीं करते। इस तरीके से डिवेंचर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाता है उनको इक्विटी वारंट्स इशू करके। तो अदर सिक्योरिटीज में हमारे 4 थे: कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड और इक्विटी वारंट्स। उसके बाद है कॉलेबल बॉन्ड
और एक होता है बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शन। ये हमें ध्यान में रखना है, पुट ऑप्शन के हिसाब से चलना है और हमें कॉल के हिसाब से चलना है। इन पे क्या करना होता है, जो कॉलेबल होती है ये हमेशा जो इसको इशू करने वाला होता है उसके हिसाब से लेके हमें चलना होता है कि जो एक इशू करने वाला होता है बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट से पहले उनको रिडीम भी कर सकता है। कॉलेबल ये किसके साथ है, इशू करने वाले के साथ, और ये किसके साथ है, जिसने इनको खरीद रखा। तो कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, जो हमारा इशू करता है, जारी करने वाला व्यक्ति होता है, वो इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी डेट के आने से पहले इनको वापस खरीद भी सकता है। अगर मान लो मार्केट में बॉन्ड्स की रेट डाउन हो जाते हैं, मान लो जब हमने इन कॉलेबल बॉन्ड्स को इशू किया था तब उनके मार्केट में रेट क्या थे, हाई थे, और उसके कुछ टाइम बाद वो मार्केट में रेट क्या चले गए, डाउन चले गए। तो उस केस में जो इशू करने वाला है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है और इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको रिडीम भी कर सकता है। उसके बाद है, लेकिन इस टाइम हमें एक ध्यान में रखना होता है, एक टर्म आएगी तुम्हारे सामने, लॉक इन पीरियड। जब ये इस टाइप के बॉन्ड इशू किए जाते हैं उस टाइम एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड से पहले आप इनको इशू नहीं कर सकते, ना ही इनको रिडीम कर सकते और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को आप बेच सकते। बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शन, अब हमें पुट ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। पुट ऑप्शन में किसके पास है, ये बॉन्ड होल्डर। कॉलेबल बॉन्ड्स में ये राइट किसके पास था, इशू करने वाले के पास था। अब सेम वही सिचुएशन, अब राइट किसके पास है, बॉन्ड होल्डर के पास है। वो क्या कर सकता है, जो एक बॉन्ड होल्डर है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो बॉन्ड्स के जो मैच्योरिटी डेट होती है, रिडीम्ड डेट होती है, उससे पहले भी अपने बॉन्ड्स को बेच सकता है। लेकिन जब वो बेच सकता है कब, लॉक इन पीरियड के बाद। पहले वाले में भी सेम सिचुएशन थी, कॉलेबल बॉन्ड्स में भी लॉक इन पीरियड के बाद रिसीव कर रिडीम्ड कर सकते हैं, और बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शन में भी लॉक इन पीरियड को खत्म होने के बाद ही एक बॉन्ड होल्डर अपने बॉन्ड्स को बेच सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है और अपनी अमाउंट वापस पा सकता है। सिर्फ आपको याद किसके बेस पे रखना है, कॉल और पुट। पुट में ये राइट किसके पास है, बॉन्ड होल्डर के पास, और कॉल में किसके पास है, इश्यूअर के पास। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है हमें, डीप डिस्काउंट मतलब बहुत बड़ी डिस्काउंट बहुत बड़े डिस्काउंट। और इनका जब यूज किया जाता है तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है और एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड इनका होता है। 1992 में आईडीबीआई ने इस टाइप के बॉन्ड इशू किए थे। उनका जो बॉन्ड का इशू प्राइस था वो था 2700 रुपए और जो रिडीम्ड प्राइस था वो था 1 लाख रुपए। जो बॉन्ड्स आईडीबीआई ने इशू किए थे 2700 रुपए के बदले में एक इन्वेस्टर्स को एक बॉन्ड मिला था, और वो बॉन्ड कितने टाइम के बाद, 25 सालों के बाद, 25 इयर्स के बाद उसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख। 2700 रुपए उसका क्या हो जाएगा, इशू प्राइस, और 1 लाख उसका क्या हो जाएगा, रीडिंग प्राइस। यानी कि इतना डीप डिस्काउंट दिया जाता है। 1 लाख रुपए का जो शेयर हमें आज मिल रहा है उसको हमने कितने रुपए में खरीदा था, 2700 रुपए। डीप डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया कि बहुत कम अमाउंट में हम उसको खरीद लेते हैं और जो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है तो वो एक बड़ी अमाउंट के रूप में हमें मिलता है। और ये इसका एग्जांपल है, आईडीबीआई ने 1992 में इसको इशू किया था। ये ओरिजिनल है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, वो ओरिजिनल रहता है। उसके बाद है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अभी हमने पीछे किया था ना फ्लोटिंग इंटरेस्ट, तो सेम वैसा ही है। जो हमारे बॉन्ड्स हैं, जब हम बॉन्ड्स को इशू करते हैं तो उनका जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लोटिंग रेट। उसके बाद है कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। जो हमारे बॉन्ड्स कैश के इक्वल होते हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
इनको कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं कि इनको आसानी से हम मार्केट में कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th पॉइंट है जीरो कूपन बॉन्ड। नाम से ही पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। जब किसी कंपनी के द्वारा ये कूपन बॉन्ड ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उनके साथ एक कूपन दिया जाता है जिसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। इनको जब इशू किया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू से, जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू में इशू किया जाता है और उनको उनकी बॉन्ड की फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। इशू लेस देन फेस वैल्यू और इनको रिडीम फुल वैल्यू पे किया जाता है। रेगुलर इनकम बॉन्ड, नाम से ही पता है रेगुलर इनकम मिलती रहती है। ये बॉन्ड इस प्रकार के होते हैं जो हमें रेगुलर इनकम देते हैं। जैसे रेगुलर डिविडेंड होता है, मतलब हर 6 महीने के बाद या हर तिमाही के बाद हमें उनसे रेगुलर इनकम होती रहती है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड बॉन्ड्स। हमारी इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो इनका रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करती है। जैसे जैसे वहां सिक्योरिटी का रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है उसके अकॉर्डिंग इन बॉन्ड्स का रिटर्न डिसाइड होता है। टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, अगर कोई भी व्यक्ति बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये भी देखना होता है कि जो बॉन्ड से उसे इनकम होगी क्या उसके ऊपर दोबारा से उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर होता है और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% होता है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इसमें इक्विटी और डिबेंचर्स, जिस प्रकार के जो सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों की क्वालिटी को मिक्स कर दिया जाता है वो होती है हमारी हाइब्रिड सिक्योरिटीज। बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है, ये मेनली यूज किया जाता है जब कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है उस टाइम इस वर्ड को यूज किया जाता है एक्सेप्टेंस। मान लो कोई व्यक्ति इंपोर्ट करना चाहता है तो जहां से वो इंपोर्ट कर रहा है वहां के लोग उसको नहीं जानते, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसकी साख के बारे में इतनी अच्छे से नहीं जानते, तो वो उसको ऐसे ही विश्वास करके अपना माल नहीं देते, बल्कि वो क्या मांगते हैं, बैंकर की एक्सेप्टेंस। ये टाइप की गारंटी होती है कि अगर मान लो ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति अगर आपकी पेमेंट करने में असफल हो जाता है तो हम आपकी पेमेंट देंगे। इस प्रकार की जो गारंटी दी जाती है वो होती है बैंकर की एक्सेप्टेंस। कॉमर्शियल बिल, ये भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट होता है। जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक माल को खरीदता और बेचता है उस टाइम दिया जाता है कि मैं एक प्रकार का जो आश्वासन होता है एक्सेप्टेंस टाइप में ही होता है, तो वो बिल दिया जाता है। और जो कस्टमर होता है उस बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले भी डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से और मैच्योरिटी डेट पे भी डिस्काउंट करवा सकता है। ये सभी टाइप थी हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूप में हम जिनको यूज कर सकते हैं, इनको डिस्कस किया था। आज हम बाकी के इसके 2 पार्ट बचते हैं, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। एक तो इसका हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सेकंड पार्ट था हमारा मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो 2 प्रकार का कैपिटल मार्केट है, इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हम किन किन को इशू कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट में हम किन किन सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है। इसमें जो हमारी शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो हमारा मनी मार्केट होता है वो प्रतिभूतियों का खरीदने और बेचने का, जहां पर हम सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का एक सेंटर के रूप में काम करता है मनी मार्केट। मनी मार्केट 5 प्रकार के होते हैं, कॉल मनी, एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर। कॉल मनी, जैसे ही हमने कॉल किया, जैसे ही कॉल करते हैं उसी टाइम हमारी मनी हमें रिटर्न हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ये 1 डे के लिए होती है।
जो कॉल मनी होती है, हम उसको सिर्फ एक दिन के लिए अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो उस टाइम हम किसको इशू कर सकते हैं, कॉल मनी। सेकंड है एक्सेप्टेंस मार्केट। एक्सेप्टेंस हमें जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो बैंक के द्वारा जो गारंटी दी जाती है वो होती है एक्सेप्टेंस। कोलेट्रियल लोन मार्केट। कोलेट्रियल का मतलब होता है सिक्योर्ड। जब हम किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो उसके बदले में हम उसकी सिक्योरिटी ले लेते हैं। अगर कल को वो हमारा लोन चुकाने में कोई मिस्टेक करता है तो हम वैसे एसेट्स को बेचकर अपना लोन वापस ले सकते हैं। ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर भी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फुल डिस्कस कर रखे हैं। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के द्वारा कम टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, वैसे ही कॉमर्शियल पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या, इंडियन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स, जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट है वो भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वही मार्केट वही होता है, लेकिन उस किसी सिक्योरिटी के लिए वो मार्केट प्राइमरी भी हो सकता है और जब नेक्स्ट टाइम उस सिक्योरिटी के साथ ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो सेकेंडरी भी हो सकता है। जब मान लो किसी कंपनी के द्वारा पहली बार फ्रेश इशू किया जाता है तो वो उसके लिए प्राइमरी मार्केट बन जाता है और जब वो सिक्योरिटी मार्केट में आ जाती है, इन्वेस्टर्स के द्वारा उसमें खरीद बेच की जाती है, तो वही मार्केट जो हमारा प्राइमरी मार्केट था वो सेकेंडरी मार्केट बन जाता है। जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट होता है वहां पर शेयर और डिवेंचर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसमें इन दोनों में एक बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा या मेन डिफरेंस होता है। जो मनी मार्केट होता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और जो कैपिटल मार्केट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। जब हमें लंबे फाइनेंस के लिए लंबे समय के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है तो हम इंडियन कैपिटल मार्केट में जाते हैं। अगर कम समय के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम जो हमारे इंडियन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ये 5 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, इनका सहारा लेते हैं। अगर लंबे समय के लिए चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट का सहारा लेते हैं जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद है हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड तो वो होता है जिसका सारा का सारा हिसाब किताब हमारे आरबीआई के पास होता है। आरबीआई का पता होगा, हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है। इसका मुख्य ऑफिस कहाँ पे है, बॉम्बे में है और ये कब बना था, 1935 में। अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जैसे देसी साहूकार बैंकर होते हैं, जो आम लोग जैसे किसान है ब्याज पे पैसे लेते हैं महाजनों से साहूकारों से, उस टाइप की जो मार्केट होती है वो होती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड करेंगे अब हम, अनऑर्गेनाइज्ड तो सिंपल होती है। ऑर्गेनाइज्ड में इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक होता है रिजर्व बैंक, दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल बैंक और तीसरा होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या काम है, सबसे पहले इशू ऑफ पेपर करेंसी। जो गवर्नमेंट का हमारे आरबीआई बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जितना भी पैसा करेंसी को छापने का काम करती है, कितने नए नोट्स इशू करने हैं, पुरानी करेंसी को डिस्ट्रॉय करना है, वो सब काम किसका होता है, आरबीआई का। नए नोटों का निर्गमन, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 रुपए सिक्के, 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज होती है वो कौन इशू करती है, आरबीआई। सेकेंड है बैंकर्स ऑफ बैंक, जितने भी हमारे पूरे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ही दूसरे बैंकों की ट्रांजैक्शन होती है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो देश में कभी भी इन्फ्लेशन की या डिफ्लेशन की कोई भी सिचुएशंस आती है तो जो आरबीआई है, आरबीआई क्या बनाती है, चीज ध्यान में रखनी, मॉनेटरी पॉलिसी।
दो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचर इनकम से रिलेटेड होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई उसी के द्वारा बनाई जाती है और रेगुलेट की जाती है। तो किसी तरीके की भी कोई भी सिचुएशन अगर देश में आ जाती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, उस टाइम आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा उसको हैंडल किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में हम उसको दूसरे देशों में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम अपने देश की करेंसी में या दूसरे देश की करेंसी में कितना कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये किसके लिए होता है? जो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होते हैं उनको कितने पैसा चाहिए तो वो कितना कन्वर्ट करवा सकते हैं। वहां पे जो भी सिस्टम होता है, जो सिचुएशन को हैंडल करने का काम है, वो भी कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ही फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। जो बैंक होता है वो हमारे कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक उनके पास नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है? गवर्नमेंट का बैंक ही आरबीआई है। जितने भी बैंक से पैसे लेने हैं, उनको उधार लेने हैं, गवर्नमेंट का मेन बैंक ही आरबीआई होता है। जो भी डिस्कशन होता है, कोई भी अगर पॉलिसी फाइनेंस की जरूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई के द्वारा ही गवर्नमेंट को हेल्प की जाती है। फर्स्ट हमारा बैंक क्या था? आरबीआई, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। सेकंड होता है हमारे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा होता है हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जिनका नाम शेड्यूल्ड, जो हमारी अनुसूची होती है उसके अंदर अगर उसका नाम मेंशन है तो वो शेड्यूल्ड बैंक की श्रेणी में आएगा। अगर उसका नाम मेंशन नहीं है उस लिस्ट के अंदर तो वो नॉन शेड्यूल्ड की श्रेणी में आता है। तीसरा हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव सहकारी बैंक, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए जो बैंक बनाए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। ये फर्स्ट शेड्यूल होता है जो हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और दूसरा होता है हमारा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसमें जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है या शेड्यूल्ड बैंक है, इसमें एक आगे और फर्दर टाइप बन सकती है, जैसे पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है। पब्लिक बैंक वो बैंक होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का होल्ड होता है, और प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का होल्ड नहीं होता। जो पब्लिक बैंक होते हैं उनकी जो 51% शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे हमारा एसबीआई है, पीएनबी है। और प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआई है। ये सारे बैंक हमारे कौन से हो जाएंगे? प्राइवेट। थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कुछ लोगों को के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर, कुछ फार्मर होते हैं वो मिलकर एक एग्रीकल्चर सोसाइटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एक बड़ा रूप दे दिया जाता है। जो फार्मर होते हैं वो क्रेडिट सेल्स के लिए या क्रेडिट परचेज के लिए अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं। वो किसमें शामिल की जाती है? कोऑपरेटिव बैंक्स में। कोऑपरेटिव, जिनका मेन मकसद ही क्या होता है? एक दूसरे को कोऑपरेट करना होता है। ये बैंकिंग है। उसके बाद बैंकिंग का ही सेकंड पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड में फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? बैंकिंग का। सेकंड पार्ट है नॉन बैंकिंग। आज के टाइम में नॉन बैंकिंग सिस्टम में हमारी इंडिया में काफी चला हुआ है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो लोगों के डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैंक में और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उनमें एक ही डिफरेंस होता है, जो हमारे बैंक होते हैं वो कस्टमर्स की डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो कस्टमर से डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बाकी सारे के सारे सेम फंक्शन बैंक के और नॉन बैंकिंग कंपनी के सेम रहते हैं। थैंक यू।